और आइए पिछले सप्ताह हम लोगों ने भिन्न के बारे में भिन्न किसे कहते हैं, कैसे समझा जाए, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आइए एक नामकरण हम देख लेते हैं, भिन्न का नामकरण भी किया गया है। अगर हम भिन्न को बहुत ध्यान से देखें, तो भिन्न को 2 या 3 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। आइए कुछ चित्रों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा मैं। जैसा कि पिछले बार मैं बता रहा था कि अंश और हर का मतलब क्या होता है? हर मतलब होता है, हम जब भी भिन्न की कल्पना करते हैं, कुछ मोटी-मोटी बातें कर लें। जब हम भिन्न की बातें करते हैं, तो बराबर हिस्सों के बारे में बात करते हैं। 1 इकाई या कई इकाइयों के बराबर हिस्से की बात करते हैं। भिन्न की अवधारणा तभी सटीक बैठेगी आपके दिमाग में, जब तक आप बराबर हिस्से के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम जब भी भिन्न के बारे में बताएँ, हमेशा ये कोशिश करें, हालाँकि शुरुआत 1 इकाई से करते हैं, लेकिन कोशिश करें आप कई इकाइयों से शुरू करें भिन्न की शुरुआत। और हर इकाई को आप बराबर भागों में बाँटें, जैसे 4 बराबर भागों में बाँटें, 3 बराबर भागों में बाँटें, 6 बराबर भागों में बाँटें। तो इससे आपको अंश और हर को बताने में बहुत सहूलियत होगा। तो आइए देखते था नामकरण आज हम लोग भिन्न का कर लेते हैं। पिछली बार आप लोगों ने देखा था मैंने 2-3 इकाई लिया था। ये 3 इकाई है। भिन्न में हम बहुत सारी इकाई ले सकते हैं, लेकिन इस बोर्ड के हिसाब से हम 3 इकाई लेते हैं और इसके 4 बराबर भाग करते हैं। चार बराबर भाग करते हैं। एक बात हम समझ लें, कई टीचर्स को भी मैं देखा हूँ और बच्चों को देखा हूँ, वो कन्फ्यूज होते हैं भिन्न एक संख्या है कि नहीं है। तो संख्या की अवधारणा हम लोग समझ लें। संख्या मतलब ये होता है, या जैसे हम 2 लिखते हैं, तो ये प्रतीक चिन्ह है। ये 2 जो हम लोगों ने लिखा है प्रतीक चिन्ह है, जो किसी समूह का बोध कराती है। अगर अगर किसी प्रतीक चिन्ह से, देखिए ये भी 2 है, ये रोमन का 2 है। तो किसी प्रतीक चिन्ह से हमें समूह का बोध होता है, तो संख्या कहलाती है। संख्या मतलब कहीं न कहीं समूह का बोध कराएगी। जैसे हम यहाँ पास देखिए भिन्न में लेते हैं, इस एक भाग को लेते हैं, तो ये 4 भाग में 4 बराबर हिस्सों में बँटा हुआ है और एक हिस्सा हम लोगों ने लिया, इसे 1/4 कहते हैं। 4 बराबर भागों में बँटा हुआ है और यदि 2 हिस्सा लेते हैं, पूरे 2 हिस्से लेते हैं, इसे 2/4 कहते हैं। तो देखिए कहीं न कहीं हमें समूह का बोध हो रहा है, भले टुकड़ों के समूह का बोध हो रहा है। यहाँ जो 2 लिखते हैं, वो पूर्ण वस्तु होते हैं, उनके समूह का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ जो समूह का बोध हो रहा है, वो टुकड़ों में हो रहा है। कहीं न कहीं भिन्न में भी हम देखते हैं, समूह का ही बोध होता है। भले बराबर हिस्से के टुकड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। इसलिए ये बात दिमाग में बैठा लें, भिन्न भी एक संख्या है। मैंने कई बार प्रशिक्षण में कई शिक्षकों को कहते सुना था, इसलिए मैंने सोचा इस बात को स्पष्ट कर दूँ। वो भिन्न को संख्या नहीं मानते थे। तो मैंने बताया कि संख्या का मतलब ही होता है समूह का बोध कराना। जैसे आपको मार्कशीट मिलता है देखिएगा, तो मार्कशीट में जो आपके लिखे रहते हैं, वो अंक सूची कहलाता है। हम लोग उसे हिंदी में अंक सूची कहते हैं। उसे संख्या सूची हम लोग नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? मान लीजिए आप लोगों ने हिंदी में 50 में 45 नंबर पाया है। 50 में 45 अंक पाया बोलते हैं। 45 संख्या पाया नहीं बोलते हैं। तो इस बात पर भी विचार कीजिएगा। हमें संख्या आपस क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो आपने जो परीक्षा लिखा है उसका वो मूल्य है, वो समूह को नहीं बताता है कि 45 के समूह आपने क्या पाया। वो आपके मूल्य को प्रदर्शित करता है कि आपने परीक्षा लिखा, उसका मूल्य आपको कितना मिला, 50 में कितना मिला। इसलिए आपका प्रश्न पत्र भी आता है, वो अंक में रहते हैं, 100 अंक के प्रश्न पत्र होते हैं, 50 अंक के प्रश्न पत्र होते हैं, 50 संख्या के प्रश्न पत्र नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन प्रश्न पत्र 10 हो तो प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी देखिए, क्योंकि आपस प्रश्न पत्र के समूह का बोध हो रहा है। तो जहाँ समूह का बोध होता है, तब ये प्रतीक चिन्ह संख्या बन जाता है, अन्यथा ये अंक है। ध्यान समझेंगे, ये प्रतीक चिन्ह अंक है। इस प्रतीक चिन्ह से यदि हमको समूह का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। इसलिए इसको समग्र रूप से संख्यांक भी कभी-कभी कहते हैं। संख्या और अंक दोनों को ये प्रदर्शित करती है। जैसे मैं यहाँ 2 कुर्सी लिख दूँ, यहाँ 2 पेन लिख दूँ मान लीजिए, कि 2 अंक को ही प्रदर्शित कर रहा है। अब पेन लिख देने के कारण वो समूह को भी बोध करा रहा है, तो ये संख्यांक कहलाएगा। तो इस बात को हम लोग समझेंगे कि अंक सूची का ना, हमारा मार्कशीट जो अंक सूची कहा जाता है, हिंदी में क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अंकों की सूची है, वो संख्या की सूची नहीं है। अक्सर हम लोग संख्या किसको समझ लेते हैं? इन प्रतीक चिन्हों को समझ लेते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, जिस प्रतीक चिन्ह से हमें या जिस अंक से हमें समूह का बोध हो, वही संख्या है।
आगे बढ़ते हैं। इसलिए भिन्न भी एक संख्या है। सर इसमें जैसे निवेदन निकाली कि करें 2 बटे 4 सर, जी सर। एक बार और आप अंक और संख्या को अगर थोड़ा और स्पष्ट कर दें एक बार। जी, जी, जी। जी ठीक सर। सर, ओके सर। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 3 लिखता हूँ, तो देखिए प्रतीक चिन्ह बहुत सारे हैं। ये 3 हमारा हिंदू अरेबिक नंबर का प्रतीक चिन्ह है। अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये 3 ऐसा लिखाएगा, और रोमन लेटर में लिखेंगे तो ये 3 ऐसा लिखाएगा। हो सकता है उर्दू में 3 ऐसा सब कुछ लिखा है। ये सारे प्रतीक चिन्ह जो दिख रहे हैं, अभी ये अंक है। ये प्रतीक चिन्ह अभी ये अंक कहलाएंगे। अगर मैं मान लीजिए ऐसा लिख देता हूँ, 3 पे लिख देता हूँ। अब देखिए, अब इस 3 के द्वारा आपको क्या चीज का बोध हो रहा है? समूह का बोध है। 3 पेन, आपके दिमाग में 3 पेन का समूह का चित्र आ रहा होगा। तो जब कोई प्रतीक चिन्ह किसी समूह को प्रदर्शित करने लगे, तो वो संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए और एक उदाहरण ले सकते हैं, 5 कुर्सी रखा हुआ है और हर कुर्सी में नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो मैं बोलूँगा पाँचों कुर्सी ले आओ, आप समूह में लेके आएँगे। लेकिन बोलूँगा मैं 3 नंबर की कुर्सी लेके आओ, तो कितने कुर्सी लेके आएँगे आप? अगर मैं बोलूँ जहाँ 3 लिखा हो उसको कुर्सी लेके आए, तो आप 1 ही कुर्सी लेके आएँगे, जबकि मैं 3 बोल रहा हूँ। क्योंकि आपका दिमाग समझ रहा है कि सर 3 अंक जो लिखा हुआ है उस कुर्सी को लाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं 3 ठो कुर्सी लेके आने के लिए बोलूँ, तो आप कितने कुर्सी लेके आएँगे? 3 कुर्सी लेके, तो वहाँ समूह का बोध रहा है। तब वहाँ 3 संख्या के रूप में जाना जाएगा। तो अभी जैसे मैं 3 पे नहीं लिखा हूँ, तो ये जो 3 बोल रहा हूँ, अब ये प्रतीक चिन्ह है, और जब तक प्रतीक चिन्ह के रूप में हम इसे समझते हैं, तब तक ये अंक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब तक इसे हम प्रतीक चिन्ह के रूप में समझते हैं, तब तक ये अंक है। जब इन प्रतीक चिन्हों से किसी समूह का बोध होता है, जैसे 3 पेन कह दिया, 3 कुर्सी कह दिया, हमने 3 आलू कह दिया, 3 पत्थर कह दिया, 3 कंकड़, 3 चाक, कुछ भी 3 कह देते हो, सब कुछ वस्तु के हम जोड़ देते हैं, तो हमको समूह का बोध होने लगता है। तो जिस प्रतीक चिन्ह से समूह का बोध होने लगे, वो संख्या कहलाती है। यही कारण है आपका अंक सूची जो मिलता है उसे अंक सूची नाम है, उसकी संख्या सूची नाम नहीं है। आपके प्रश्न पत्र जो आते हैं वो अंकों में आते हैं, संख्या में नहीं आते हैं। क्योंकि अ, मान लीजिए एक प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं सर? सर एक बिंदु बस जोड़ना चाह रहे थे, जैसे मैंने जी, जी, जी बचपन सर। में पढ़ा था, एक अंक की जी, संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 अंक की संख्या जी, जी, 11 जी। 12 13 14 15 16 17, 3 अंकों की संख्या जी, 118 119 120। तो जी, इसमें जी। क्या कोरिलेशन है यहाँ जो हम अंक लेते हैं? हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न है सर। और सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसमें ये है सर कि जब भी हम अंक बोलते हैं, तो कहीं न कहीं उस अंक को समझने के लिए समूह का हम कल्पना कर ही लेते हैं। आप एकदम बिल्कुल शुरुआती स्तर में देखेंगे, जब बच्चों को हम 3 लिखना सिखाते रहते हैं, उस समय बच्चों को 3 समूह का बोध नहीं होता रहता है, बस वो प्रतीक चिन्ह को लिखने के लिए सीखता है, तब वो अंक सीखता रहता है। लेकिन जब इसका मतलब हम बताते हैं कि 3 का मतलब क्या है, तब हम समूह के द्वारा उसे समझाते हैं कि 3 का मतलब क्या है। जब बच्चा दोनों समझ जाता है, प्रतीक को भी समझ आता है, उसका अर्थ को भी समझ आता है, तब हम 3 बोलते हैं, तो बच्चे के दिमाग दोनों चीज़ आता है। वो प्रतीक चिन्ह भी आता है और वो समूह भी आता है एक साथ। तो दोनों एक साथ आता है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं एक अंकों की संख्या लिखिए बोलते हैं हम। क्योंकि हम जब ऐसा बोलते हैं तो बच्चे के दिमाग दोनों चीज़ आता है, प्रतीक भी आता है और समूह का बोध भी होता है। इसलिए हमें ऐसा बोलना पड़ता है और इस बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है सर? बिल्कुल सर, क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो एक जी, जी, अंक जी। की संख्या होती है तो अंक जो है वो प्रतीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी, 11 12 13 14, ये जो हमने लिख दिया ये अंक यह हैं। सब प्रतीक है। और जैसे ही जी, जी। इनके साथ हमने संख्या बोध को जोड़ा, एक जी, जी। लैपटॉप, 4 माउस, 8 पेंसिलें, तो जैसे ही वो जोड़ा तो जी, ये जी। संख्याएं बन जाती हैं। इसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। समझ गया सर। बिल्कुल सर। जी सर, बहुत अच्छा सर। तो ये मूलभूत एक अंतर था अंक और संख्या में। और बिल्कुल अब हमारे दिमाग में ऐसा सेट हो चुका है, जैसे मैं बोलूँ कि ये 3 लिखा हुआ है, तो कई लोग बोले सर आप गलत बोल रहे हो, 3 नहीं लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है। क्यों? आपके दिमाग में वो सेट हो चुका है कि इस प्रतीक चिन्ह को हम लोग क्या मानेंगे? क्या कहेंगे? इसका नामकरण हो चुका है। इस प्रतीक चिन्ह को हम 5 कहेंगे। तो अब ये प्रतीक चिन्ह इसलिए बनाया जाता है क्योंकि गणित हमारा अमूर्त है। तो उस अमूर्त को मूर्त रूप में समझने के लिए हम इन प्रतीकों का सहारा लिए हैं। तो ये था। और एक प्रश्न पत्र की जब मैं बात कर रहा था, मान लीजिए मैं उस उदाहरण को दे भी रहा था कि मान लीजिए एक प्रश्न है कि भारत की राजधानी का नाम लिखिए, और उस वो जो प्रश्न का मूल्य है वो 3 अंक, मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, 3 अंक का है वो प्रश्न। आप सही उत्तर दे देते हैं, तो वो जो आपको नंबर मिलता है वो आपके प्रश्न के उत्तर का मूल्य मिलता है। अगर 3 आपने आपने लिख दिया भारत की राजधानी दिल्ली है,
तो आपको 3 नंबर मिल गए। हालाँकि मैं इसी बात को इंग्लिश में बोला हूँ, 3 नंबर मिल गए। वास्तव में कितना मिलता है? 3 अंक मिलता है आपको। उस प्रश्न का मूल्य 3 अंक मिलता है। 3 संख्या नहीं मिलता है, क्योंकि आप जब उत्तर दिए तो उसमें संख्या का बोध कहीं भी नहीं हुआ। तो इसलिए वहाँ पास 3 जो कहलाएगा, उस प्रश्न का मूल्य जो कहलाएगा वो अंकों में कहलाएगा, वो संख्या में नहीं आएगा। तो कई ऐसा उदाहरण आप अपने आस-पास के पर्यावरण से भी खोज सकते हैं, या बहुत आपके सामने ऐसा घटनाएँ घटित होती है, जहाँ आपको लगता है कि हाँ, ये अंक है और अब इसे हम संख्या के रूप में कैसे समझ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एक टुकड़े के लेते हैं तो 1/4 कहते हैं, इसको 2 टुकड़े लेते हैं, एक साथ 2/4 कहते हैं। इसी प्रकार से 3 सभी 3 टुकड़ों को लेंगे तो 3/4 कहलाएगा, और चारों टुकड़े को लेंगे तो चूंकि ये 1 इकाई है तो 4/4 कहलाएगा, और इसका मतलब हम 1 इकाई भी कह सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जब लेते हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति कई बार बनती है। यहाँ पर मैंने बताया था कि अंश और हर का मतलब क्या होता है, हर इकाई के कितने टुकड़े हैं, क्या हम लोगों ने हर इकाई के 4 टुकड़े किए, इसलिए नीचे हर जिसे कहते हैं उस हर का मतलब है हर इकाई कितने टुकड़े किए हैं। ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे, ये संपूर्ण हो जाएगा 6/4। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ नामकरण हमें करना है। तो देखिए 2 भागों 3 कैटेगरी हमारे पास, ध्यान देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है, ये जो हमारे पास भिन्न है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें हम लोग देख रहे हैं हर बड़ा है और अंश छोटा है। एक कैटेगरी क्या मिलता है हमको कि ऐसा भी भिन्न मिलता है जिसमें अंश और हर दोनों बराबर मिलते हैं, और एक कैटेगरी क्या दिखता है कि ऐसे भी हमको भिन्न मिलते हैं जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो देखेंगे कि हम जितने इस भिन्न को हम लगातार और भी आगे लिखते जाए तो 3 कैटेगरी मिलेगा। एक कैटेगरी ऐसा जिसमें कि अंश और हर के बीच में हम लोग देखेंगे, इसमें अंश क्या होता है, छोटा होता है, और हर क्या होता है, बड़ा होता है। एक कैटेगरी में क्या देखते हैं कि अंश और हर दोनों बराबर होता है, और एक कैटेगरी में क्या देखते हैं कि अंश क्या होता है, बड़ा होता है, और हर क्या होता है, छोटा होता है। इन तीनों कैटेगरी के हिसाब से इसका नामकरण किया गया है। इसमें यह बताया गया कि ये वाला पार्ट को देखिए, जिस पार्ट में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, जिस कैटेगरी में या जिन भिन्नों में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? उचित भिन्न कहेंगे। इसका नाम उचित भिन्न रखा गया है, या इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। और कहा गया कि जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, कौन से रूल को, कि और बाकी भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा नहीं है, तो क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, और क्या हो सकता है, अंश हर से बड़ा हो सकता है। ऐसे सभी भिन्न को हम अनुचित भिन्न या इसे विषम भिन्न भी कहते हैं। फिर से देखिए, मूलतः इसे 2 भागों में बांटा गया है, भिन्न के नाम को 2 भागों में बांटा गया। हालांकि हमारे पास 3 कैटेगरी है, लेकिन इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में क्या कहा गया कि ऐसे भिन्न जिसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, उसे हम उचित भिन्न या सम भिन्न भी कहेंगे। और बाकी भिन्न जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, या वो भिन्न जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इस रूल को नहीं मानते हैं, या इस रूल पे फिट नहीं होते हैं, उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे या विषम भिन्न कहेंगे, और इंग्लिश में इसको हम इम्प्रॉपर भिन्न कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो भिन्न के मूलतः 2 भाग है। अनुचित भिन्न में ही हम देखते हैं कि कुछ भिन्न ऐसे मिलते हैं, या इस भिन्न के बाद देखेंगे ऐसे भिन्न मिलते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, जो मिले हुए रहते हैं। जैसे मैंने चर्चा किया था, 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/4 धन 1/4 लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, जो 5/4 यहाँ तक, तो 4/4 धन 1/4, या इसी को हम लोग क्या लिखते थे, 1 धन 1/4। यहाँ 2 अलग अलग चीज मिला हुआ है, 2 भिन्न मिला हुआ है, समझ सकते हैं ऐसा भी, या ये कह सकते हैं एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न है, तो 2 अलग अलग चीज मिला हुआ है, इसलिए हम लोग इसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं। तो देखिएगा, अधिकांशतः जितने विषम भिन्न होते हैं, जितने विषम भिन्न होते हैं वो मिश्र भिन्न भी होते हैं। इसमें जितने विषम भिन्न आपको मिलेंगे वो मिश्र भिन्न भी होंगे। उसको 2 तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए यही, इसी देखिए ये कितना है, 4 और 2 6, ये 6/4 है टोटल, जितना छायांकित भाग दिख रहा है। इसे और क्या कह सकते हैं, ये एक पूरा 1 इकाई है, और ये कितना है, 2/4 है। तो इसे हम 2 प्रकार से देखते हैं। जब बराबर हिस्सों टुकड़ों को देखते हैं तो 6/4 कहलाता है, और जब हम इकाई के रूप में देखते हैं, 1 इकाई पूरा, और ये भाग को देखते हैं, भिन्न के रूप में देखते हैं,
अब मिला के जब देखते हैं तो इसे हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी कभी कभी आता है, क्या सभी विषम भिन्न मिश्र भिन्न होते हैं? हाँ, सभी विषम भिन्न मिश्र भिन्न होते हैं। तो ये था नामकरण। तो दो प्रकार के भिन्न होते हैं, तीसरा प्रकार भी डाल दिया गया मिश्र भिन्न। मूलतः दो भागों में बांटा गया है, एक उचित भिन्न या सम भिन्न भी कहते हैं उसको, जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, और इस रूल को जो फॉलो नहीं करते हैं, मतलब जहाँ अंश और हर बराबर होते हैं या अंश हर से बड़ा होता है, ऐसे सभी भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं या विषम भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये था भिन्न का नामकरण। इसमें कोई आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल आए तो बीच में पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात मैं इसमें डालने वाला हूँ, जो अक्सर कभी कभी कंपटीशन या में भी इस बात को पूछा जाता है और जानना चाहिए हम सभी को, क्या शून्य एक भिन्न है? हम लोग भिन्न का मतलब क्या समझते हैं? भिन्न मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा मैं लेवल को हाई कर रहा हूँ, ऐसी संख्या जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ऐसी संख्या है जिसमें अंश, जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे भिन्न कहते हैं। ऐसा हम लोग परिभाषा समझते हैं, लेकिन ये परिभाषा पूरी तरह से लागू नहीं होती भिन्न पे। हर किसी संख्या को यदि हम अंश बटे हर के रूप में लिख दे तो भिन्न हो जाए, वो जरूरी नहीं है। जैसे दो संख्या पर विचार करते हैं, एक हम 0/1 पर विचार करते हैं और एक हम 1/0 पर विचार करते हैं। क्या 0/1 कह दें या 0/2 कह दें या 2/0 कह दें, ये भी तो अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। तो क्या ये भिन्न है? है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? आइए चर्चा करते हैं। 0/2 अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, ऐसे जब हल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये समझ लेते हैं। चलिए मैं इसमें 4 को इसी उदाहरण से कोशिश करता हूं बताने का। मैं जैसे मैं 0/4 लिख दिया और 4/0 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा ये समझते हैं। 0/4 का मतलब क्या हुआ, हर इकाई 4 भाग में बटा हुआ है। हर इकाई 4 भाग में बटा हुआ है। उसमें से कितने भाग को लेना है? उसमें से कोई भाग को मैंने नहीं लिया तो कितना लिया? मेरे पास 4 टुकड़े हैं, उस टुकड़े में से एक भी टुकड़ा नहीं लिया तो कितना लिया? देखिए दोनों बात कर रहा हूं, नहीं भी लिया कह रहा हूं और कितना लिया भी कह रहा हूं। तो मैंने एक बार चर्चा किया था शून्य का मतलब क्या होता है। शून्य का मतलब क्या होता है, यदि कुछ नहीं है हमारे पास, उसको है में बताना है। किससे बताते हैं? शून्य से बताते हैं। जैसे उदाहरण दिया था कि मैं भी इस रूम में अकेला हूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस कमरे में एक संजय दास और एक बकरी है। ऐसा कहूंगा तो आप बोलेंगे एक बकरी कहां से दिखाइए, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बकरी है नहीं। लेकिन बोलूंगा कि इस कमरे में एक संजय दास और शून्य बकरी है, तब आप समझ जाएंगे हाँ एक संजय दास है, एक सर है और शून्य बकरी मतलब बकरी नहीं है। तो जो नहीं है उसको अंकों में या संख्या में बताने के लिए क्या है, हमारे पास शून्य है। उसी प्रकार से जो रोटी मैंने लिया ही नहीं है उसे भी मुझे है बताना है। कैसे बताऊंगा? शून्य के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, इसलिए हमने लिया ही नहीं तो मेरे पास कितना रोटी आया? शून्य रोटी आया। इसका मतलब क्या हो गया? शून्य हो गया। लेकिन उत्तर तो शून्य आ गया, सब सही है, लेकिन आपको बता दूं ये भिन्न नहीं है। अब आपको आश्चर्य हो रहा है कि सर आपने तो अंश बटे हर के रूप में भी लिखा, उसका उत्तर भी आपने बता दिया शून्य है, फिर ये भिन्न क्यों नहीं है? तो कोई बता सकते हैं क्या, किसी दिमाग है क्या? सीरीज सर? शून्य के भाग नहीं किए जा सकते सर, नहीं, जो है ही नहीं उसके भाग भाग कैसे करेंगे? 0/4 कह रहे हैं ना आप? हाँ 0/4 देखिए भिन्न नहीं है, लेकिन हाँ। अगर परिमेय संख्या में जाते हैं तो परिमेय संख्या हो जाती है। जी जी जी, परिमेय संख्या तो हो जाती, लेकिन शून्य है मतलब कुछ भी नहीं है तो उसके भाग कैसे करेंगे? तो ये भाग संभव नहीं है, इसलिए इसको भिन्न नहीं कह सकते। बिजली चली गई है, जब कोशिश करता है एकदम दिखाई दे रहा होगा तो जी। थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस करना चाहूँ सर। भिन्न संख्या जो आया वो प्राकृत संख्या के बाद आया है। पहले हम लोगों ने पूरे वस्तु को गिनना सीखा, उस बाद हम लोगों ने जो वस्तु टुकड़े थे उसको गिनना सीखा, तब तक शून्य हमारे बीच नहीं आया था। ये बात हम लोग समझेंगे। तो भिन्न को जब भी हम लिखते हैं तो P/Q के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। और यहाँ बस अंतर बस यही है कि अंश और हर दोनों प्राकृत संख्या होते हैं। भिन्न में अंश और हर ये दोनों प्राकृत संख्या होते हैं। और इस केस में हम लोग देखते हैं अंश बटे हर के रूप में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन शून्य प्राकृत संख्या नहीं है।
इसलिए ये भिन्न की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि उसका अंश जो है प्राकृत संख्या नहीं है, अंश शून्य है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए भले हम लोगों ने अंश बटे हर के रूप में लिखा है, लेकिन वो भिन्न नहीं है। आगे आते हैं, दूसरे में विचार करते हैं। 4 बटे शून्य, इसके बारे में जानते हैं, इसको यदि हम लोग समझेंगे कैसे समझेंगे कि हम लोगों ने टुकड़ा नहीं किया है, हर इकाई का टुकड़ा नहीं किया है, लेकिन 4 टुकड़ा हम ले लिए। ये क्या कह रहा है कि हम लोगों ने टुकड़ा किया ही नहीं है, शून्य टुकड़े हम लोगों ने टुकड़ा किया ही नहीं है किसी इकाई का, लेकिन कितना ले लिए? 4। तो क्या पॉसिबल है क्या कि हमने टुकड़ा किया ही नहीं है, 4 ले लिया हम लोग? बिल्कुल असंभव है। इसलिए इसे अपरिभाषित कहा गया है। ये परिभाषित नहीं हो पाया कि जिसका टुकड़ा हम लोगों ने किया नहीं है और हमने कितना ले लिया? 4 ले लिया। ये तो गलत, आप बिल्कुल बोले गलत है। एक मैसेज भी आया कि असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि टुकड़ा कर दिया हम लोगों ने लेकिन लिया नहीं। वो इस बात को कहता है, वो इस बात को कहता है कि टुकड़ा किया ही नहीं, हम लोग टुकड़ा कर दिया है और उसमें से हमने नहीं लिया ही नहीं। ये पॉसिबल है कि टुकड़ा कर दिया मैंने लिया ही नहीं, ये पॉसिबल है। इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टुकड़ा किया ही नहीं है किसी इकाई का और 4 ले लिया, हमने 4 टुकड़ा ले लिया। ये तो इम्पॉसिबल, टुकड़ा आपने किया ही नहीं है, इसलिए इसे अपरिभाषित किया गया है। और भी इसका मतलब है, लेकिन फिलहाल अभी इस स्तर पर हम लोग ऐसा समझेंगे कि ये भी देखिए भिन्न नहीं है। तो ये तो अंश बटे हर के रूप में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन परिभाषित हो ही नहीं पाएगी। परिभाषित होना जरूरी है। बाकी सब लिखते हैं, जैसे 1 बटे 2 लिखते हैं, परिभाषित है, इसका मतलब निकल पा रहा है, लेकिन इसका मतलब हम निकाल नहीं पाए, वैसे अभी तक निकल नहीं पाए हैं। यदि हर में शून्य आ जाए तो हम ऐसा कहते हैं शून्य से किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं। शून्य में किसी भी संख्या से, शून्य में किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन शून्य से किसी संख्या को भाग नहीं सकते हैं। और ऐसे भी समझिएगा कि यदि शून्य से भाग देना हो किसी संख्या को, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, कई बात करें इसमें, तो कितने बार भाग दें? शायद कोई नहीं बता पाएंगे हम कितने बार पहाड़ा पढ़े कि शून्य से 4 का भाग दे, कितने बार पहाड़ा पढ़े हम? कोई नहीं बता पाया कितने बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि शून्य का पहाड़ा 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, शून्य आएगा। तो कोई फिक्स है क्या? बाकी सब के पहाड़े फिक्स हैं, 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 पहाड़ा फिक्स है, लेकिन शून्य का पहाड़ा फिक्स नहीं है। कोई बोलेगा सर 1 बार पढ़िए तो भी शून्य आएगा, कोई बोलेगा सर 2 बार पढ़िए तो भी शून्य आएगा। तो कितना बार पढ़े यही परिभाषित नहीं है। तो इसलिए ये दोनों बात का आप लोग ध्यान रखेंगे जब भिन्न पढ़ाएंगे कि भिन्न, शून्य भिन्न नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, 4 बटे शून्य यदि हर में हम शून्य लिखते हैं तो वो भी भिन्न नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वो परिभाषित नहीं है, कभी भी कहीं भी। वो परिमेय संख्या में हम लोग पढ़ेंगे इस बात को। तो ये 2 अंकों का विशेष ध्यान रखेंगे कि अंश में शून्य हो तो वो भिन्न नहीं होता है, और हर में शून्य हो तो भी वो भिन्न नहीं होता है। ऐसा हम याद कर सकते हैं। क्यों नहीं होता है ये स्पष्ट हो गया है। और कुछ क्वेरी हो तो इसको पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ सर, एक क्वेरी था सर। हाँ सर। सर मैं ये बता रहा था, आप बहुत अच्छा तरीके से बता रहे हैं, थोड़ा सा सरल हमको और चाहिए। तो हम जी। स्टार्टिंग से ये चाहेंगे सर, जैसे 2/4 अगर हमको लिखना है तो बच्चों को समझाने के लिए किस तरीके से लिखें सर, ये थोड़ा सा और बताएं तो अच्छा होगा सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। हालांकि इस पर चर्चा कर चुके, फिर भी चले आ जाता है एक बार। बहुत अच्छा इसको ये थोड़ा सा, सॉरी मैं वो कहूंगा सर, आप बताए हैं पर जिससे बच्चों की समझ एकदम से बन पड़े, क्योंकि हमको लगा, मुझे लगा व्यक्तिगत तौर पे कि थोड़ा सा मतलब वो इसमें और सरलता होनी चाहिए, क्योंकि हमको भी समझने में कुछ समय लग रहा है। तो अगर हम बच्चों को बोलें तो कैसे लिखे, सरल विधि से बताएं। आप बताए हैं इसमें नो डाउट, मैं आप नहीं बताया करके नहीं कह रहा था, और सरल तरीके से थोड़ा सा चाहिए था सर। सबसे अच्छा तो ये तरीका होगा सर कि यदि हम टीएलएम का प्रयोग करते हुए इसी भिन्न को बताएं तो बच्चे और अच्छे समझेंगे। टीएलएम प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए जहाँ पे रोटी ले रहा हूँ, वहां पर यदि टीचर्स थर्मोकोल का ऐसा 4 टुकड़ा कर ले, या थर्मोकोल को विड्थ के रूप में बढ़ा ले, 4 टुकड़ा करके अलग अलग कलर के भी करके भी रख सकते हैं, या एक ही कलर में रखें, तो अलग अलग कलर का से फायदा हो तो दिखाई देगा अलग अलग हो रहा है। तो थर्मोकोल को 4 टुकड़ा करेंगे वो, और पूछेंगे भाई ऐसा कई इकाई ले लेंगे थर्मोकोल का टुकड़े का, ऐसे कई इकाई ले लेंगे, जिसमें रोटी लिया उसे थर्मोकोल के लेंगे, और बच्चे छू छू कर करेंगे, मतलब करके देखेंगे इस बात को। पहले टीचर बताएं इस चीज को कि चलिए थर्मोकोल में से मैंने ये कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, तो बच्चे बोलेंगे गिन के बताएंगे 1 2 3 4। तो चलिए भाई 4 टुकड़ों में बटा हुआ, इसके लिए हम लोग ये प्रतीक चिन्ह बनाएंगे, 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। अब बताइए, पहले तो हम एक ही टुकड़ा लेंगे कि इकट्ठा 4 टुकड़ा तो नहीं लेंगे, बारी बारी से बताएंगे। थर्मोकोल का ये भाग कटा हुआ है,
मान लीजिए लाल कलर है, इस भाग को निकाल के बताइए, या बच्चों बोलिए, चलिए आप लोग कोई भी एक भाग को निकालिए। तो बच्चा एक भाग को निकालेगा, हम लोग बोलेंगे कि आपने 4 भाग में से 4 बराबर भाग में से कितने भाग निकाले? तो एक भाग निकाला आपने। तो आपने जो भाग आपके पास जो गया है निकल के, आपने जो निकाला है, उस भाग का क्या नाम होगा? 1/4 कहेंगे उसे, क्योंकि आपने 4 भाग में से एक भाग को लिया है। ठीक, आगे चलेंगे। अब बच्चे को बोलेंगे फिर से थर्मोकोल खोल को रख देंगे। अब बच्चे को बोलेंगे अब बताओ फिर से थर्मोकोल कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। अब चलिए आप 2 भाग इसमें से निकालिए। तो बच्चा कोई भी 2 भाग को निकालेगा, इसको निकालेगा, इसको निकालेगा, इसको निकालेगा, कोई भी 2 भाग को निकालेगा। तो हम कहेंगे 4 भाग में से आपने 2 भाग को ले लिया है, तो वो 2 भाग जो आपके पास है उसे हम कितना कहेंगे? 4 में से 2 लिया है, इसलिए 2/4 कहेंगे। ये प्रक्रिया को हम आगे जारी रखेंगे और इसके साथ कोरिलेट करते रहेंगे इस हम संख्या को भी। इसके साथ इसको भी कोरिलेट करते हैं। जैसा बच्चा निकाले उसे हम लिख के बताएंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चा बार-बार इस प्रक्रिया को करेगा तो धीरे-धीरे समझ जाएगा। क्या ये विधि आसान हो सकता है सर? बहुत सुंदर सर, बस एग्जैक्टली मैं यही चाह रहा था सर, क्योंकि ये जैसे आप बता रहे हैं बहुत सरल तरीके से बहुत सुंदर बता रहे हैं सर, पर जो अगर कक्षा संचालित कर रहे हैं उनके लिए ये वाला विधि मैं चाह रहा था सर। आपने बहुत बिल्कुल, सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो इस बात को हमेशा कहता हूँ कि गणित में जितना ज्यादा हो सके टीएलएम का प्रयोग कीजिए, क्योंकि गणित अमूर्त है। उसको जितना ठोस वस्तुओं के माध्यम से बताएंगे उतना बच्चे जल्दी सीखेगा, समझेंगे उसे। जैसा मैंने एक बार उदाहरण दिया था, आप लोग जब जसपुर में आए थे, तो मैंने कहा था कि छोटे बच्चे 3 बच्चा आपके पास में, और तीनों बच्चों ने गोल वस्तु के रूप में 3 अलग-अलग चीज देखा है। जैसे एक बच्चे ने साइकिल के टायर को देखा है, एक बच्चे ने गोल वस्तु के रूप में रोटी को देखा है, और एक बच्चे ने गोल वस्तु के रूप में फुटबॉल को देखा है। और अब हम कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, बच्चे के सामने कहते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। तो देखिए आपने सही शब्द कहा, सही सेंटेंस कहा। वैज्ञानिक भी कहते हैं पृथ्वी गोल है, लेकिन अब ये देखिए वो तीनों बच्चे क्या समझ रहे हैं। तीनों बच्चे क्या समझ रहे हैं? रोटी वाला बच्चा पृथ्वी को कैसा समझेगा? पृथ्वी रोटी जैसा गोल है, चपटा है मतलब समझेगा। फुटबॉल वाला बच्चा पृथ्वी कैसा समझेगा? वो फुटबॉल जैसा समझेगा। और टायर वाला बच्चा कैसा समझेगा? कि पृथ्वी टायर की तरह गोल है। हम शिक्षक को लगे कि हमने तो सही कहा था पृथ्वी गोल है, लेकिन तीनों बच्चे अलग-अलग समझ रहे हैं। तो कैसे बच्चे सही समझेंगे? अब ये सवाल आता है। हम तीनों बच्चे के दिमाग में एक ही जैसा पृथ्वी कैसे उसके दिमाग में डालें? तो 2 तरीका है, या तो पृथ्वी का चित्र दिखाइए, कैसा पृथ्वी दिखता है, या ग्लोब लेके आ जाइए। ग्लोब लेके आएंगे तो सबसे बेस्ट होगा। वो देखेंगे कि पृथ्वी 23.5 अंश पे झुका हुआ भी है। पूछेंगे सर ये ऐसा झुका हुआ क्यों है? तब बताएंगे कि पृथ्वी 23.5 अंश पे झुका हुआ है, देखो पृथ्वी ऐसा दिखता है, हमारा भारत देश ऐसा है, नक्शा सब बच्चे करके देखेंगे, छू-छू के देखेंगे। खोजेंगे नक्शे में भारत कहाँ है, आप बोलिए। जब करके देखेंगे तो और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इसलिए टीएलएम का प्रयोग करना तो बहुत ही निहायत जरूरी है। बच्चों को आप साइंस पढ़ाएं, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ाएं। बिल्कुल सर, तो मैं बिल्कुल। ये आप उदाहरण सर आपको याद होगा कि हम लोगों ने ग्लोब भी दिया था अपने ज्ञान दूतों को। जी, जी, हालांकि जी, 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 हालांकि याद कुछ है ज्ञान सर। दूत वो ग्लोब के साथ ही गोल भी हो गए लेकिन विषय ये है कि जब आप बता रहे हैं जो बच्चा 3 तरीके से वास्तव में समझ सकता है, साइकिल की तरह गोल, सिक्के की तरह गोल, रोटी की तरह गोल, या फिर फुटबॉल की तरह गोल। तो एक शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये समझना कि उसका बच्चा क्या समझ में आ रहा है, क्या दिमाग में लेके चल रहा है। और संवाद तभी पूरा होता है, शिक्षक का संवाद भी तभी पूरा होता है जब शिक्षक बच्चे की ओर से स्वीकारोक्ति में समझ लेता है कि उसने आखिर समझा क्या। तो हमारा बिल्कुल सर, पढ़ाना, बिल्कुल। जैसे सर पढ़ा रहे हैं, सर हमसे पूछ रहे हैं, तो सर को ये पता चल रहा है कि हम कितना समझ रहे हैं। तो उसी तरह से हाँ, बिल्कुल सर। हमारे साथी भी अगर बच्चों से ये नहीं समझेंगे कि बच्चे तुमने या आपने समझा कितना, तो फिर ये सारा पढ़ाना हमारा मतलब असफल हो सकता है। तो जी अभी सर। तो बहुत अच्छे तरीके से सर आपने उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न की परिकल्पना बताई। आपने यह बताया कि 0/4 कैसे भिन्न नहीं है, क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो भिन्न जी, होने के लिए अंश और हर दोनों को प्राकृत संख्या होने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जी, 4/0 हम करते हैं तो वो अपरिमेय हो जाता है, वो अपरिभाषित हो अपरिभाषित हो जाता है, जाता है। अपरिभाषित हो जाता है। तो इन्फिनिटी की ओर चला जाता है, समझ में नहीं आता है क्या है, तो वो भी भिन्न नहीं हो सकता है। तो भिन्न के इतने सारे रंग जो हम देख रहे हैं वो काफी रोचक है। और हमारे पास जी सर। मात्र 30 सेकंड का समय इस सेशन में बचा है। हम सभी साथियों से जी, जी सर। निवेदन करेंगे कि वापस उसी लिंक पर क्लिक करके आपको
सर से बाकी ज्ञान लेने के लिए तुरंत जुड़ जाना है। जैसे ही ये सेशन 10-20 सेकंड में खत्म होता है, आप सभी वापस जुड़ जाएंगे और सर से अभी हम कुछ ही देर में हम संक्रिया पे चलेंगे। भिन्न के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नाम उसके हो सकते हैं, और कौन कौन से संख्याएं हैं जो भिन्न नहीं हो सकते हैं, या कौन कौन सा प्रदर्शन है जो कि भिन्न नहीं हो सकता है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बहुत अच्छा हुआ आप यदि कॉपी पेन लेके बैठे हैं वहाँ जितने भी टीचर, और मुख्य मुख्य बातों को नोट करते जा रहे हैं। क्योंकि ये बात मैंने भी देखा है कि मुझे पहले लगता था मैं जो आप समझ गया मुझे हमेशा याद रहेगा। ऐसी बात नहीं है। प्रकृति हमारे दिमाग को ऐसा बनाया है कि वो डिलीट होता रहता है हमारे दिमाग से। तो बहुत अच्छा होगा कि हार्ड कॉपी में आप ये कॉपी पेन में लिख के रखें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो आपको लगता है कि ये जरूरी है आपके लिए जानना, और कुछ यदि क्वेरी रहता है उसे आप लिख के रखें। और मैं भी इसी माध्यम से सीखा हूँ। आप जब प्रश्न पूछते हैं तो मैं यदि नहीं जानता हूँ तो फिर तो खोज करना शुरू करता हूँ कि इसका जवाब क्या हो सकता है। और शायद दिन भर रात भर लगे रहता हूँ, नेट से भी खोजता हूँ, किसी दोस्त से भी पूछता हूँ, या जो मेरे गुरुदेव हैं जो मुझे मैथ्स पढ़ाए कभी उनसे भी कोशिश करता हूँ जहाँ से भी ज्ञान मिल जाए। आप भी ऐसा कोशिश जारी रखें जहाँ से भी। ये सब ज्ञान मुझे पहले नहीं था। जब मैं बताया हूँ कि जब से मैं शिक्षक बना और जब प्राइमरी और मिडिल स्तर पर उतरा, जब मैं पढ़ाने के लिए या से प्रशिक्षण देने के लिए, तब ये सब बातें आई और तब मैंने सोचा कि हाँ ये भिन्न क्यों नहीं है, क्या कारण हो सकता है, या भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसका डिवीजन किया जाए, और बहुत सारी बातें भी हम लोग करेंगे। तो सर आगे हम शुरू करें क्या? जी सर बिल्कुल, आप बढ़े सर, हम लोग साथी जुड़ चुके हैं। ओके सर, तो चलिए अब हम लोग इस पे संक्रिया पे विचार करेंगे था। जब हम संक्रिया की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है जोड़, घटाव, गुना और भाग। मूलतः ये 4 प्रकार की संक्रिया से हम अपना शुरुआत करते हैं। अपने जब भी हम शुरू करते हैं कक्षा 1 से 2 से 3 से, सबसे पहले जोड़ ही शुरू करते हैं, फिर घटाव, फिर गुना जो भी है, और भाग। आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि ये 4 संक्रिया है, या चारों संक्रिया अलग अलग बातें कहती हैं कि कुछ और भी कहती है। विचार करते हैं। तो जोड़ से आप लोग भली भांति परिचित हैं। संक्रिया नाम क्यों पड़ा है? यदि कभी आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि गणित के शब्दों को तोड़ के देखिए, उसको अर्थ मिलेगा आपको उसके। संक्रिया संग संग होने वाली क्रिया, जो क्रिया मिलकर की जाए या मिलाकर की जाए। बिल्कुल सर। जैसे कि मैं एक उदाहरण लिखता हूँ कि अंकों के हिसाब से मैं लिखता हूँ कि 2 धन लिख के छोड़ देता हूँ, तो क्या ये इसका उत्तर क्या होगा? क्या बता पाएंगे आप? शायद नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। बोलना पड़ेगा आपको, सर इसके साथ कुछ तो लिखिए तब तो हम बता पाएंगे। इस 2 के संग में कुछ और लिखेंगे तभी हम बता पाएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। 2 में क्या जोड़ा, खुद ही पूछेंगे। तो देख सकते हैं कि 2 के संग हम कोई अंक लिखते हैं, कोई संख्या लिखते हैं, कभी इसका अर्थ पूर्ण हो पाता है, और तब ये क्या बन जाता है? जुड़ के 5 बन जाता है। घटाव में भी देखिए, अगर 3 ऋण लिख के छोड़ दूं तो आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। बोले सर कुछ भी तो लिखे आप, बस एक लिख देता हूं। इसके संग में, इसके ऋण के संग में, इस क्रिया के, ऋण और धन एक क्रिया है, जोड़ने क्रिया, घटाने क्रिया, इस ऋण के संग में इसके साथ में 1 लिख देता हूं, तब ये क्रिया पूर्ण हो जाती है। फिर उत्तर क्या आ जाता है? तब 2 आता है। इस तरह से मुझे लगता है इसे संक्रिया कहा गया है, क्योंकि संग संग यदि ना हो, मिलाकर यदि हम ना कहें, मिलकर यदि काम ना हो, ये धन और ऋण, ये गुना, ये कुछ भी काम नहीं करेगा आपके। इसलिए इसे संक्रिया कहा गया है। तो जोड़ का मतलब जानते हैं, जोड़ का मतलब होता है मिला देना होता है। घटाव का मतलब क्या होता है? जैसे मैं अगर 5 ऋण 2 लिखूं, इसका मतलब क्या होता है? हम लोग अक्सर ये समझाते हैं कि 5 वस्तु है, उसमें से 2 वस्तु हटा लेंगे। 5 पत्थर है, 5 आम है हमारे पास, उसमें से 2 आम या 2 पत्थर हटा लेंगे, तो जितने बचेंगे हमारे पास वो क्या कहलाएंगे? जो बचे वो घट के कहलाएगा। जैसे हमारे पास 3 आया, 2 वस्तु हटा लेंगे, हमारे पास 3 आया, तो 3 उत्तर हुआ। तो ये घटाव का मतलब ये समझते हैं। गुना का मतलब क्या समझते हैं?
2 गुना 3 का मतलब क्या समझते हैं कि 2 को 3 बार हम जोड़ दें, 2 को 3 बार जोड़ दें, या इसे भी कहते हैं कि 3 को 2 बार हम लोग जोड़ दें, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 को 3 बार जोड़े तो 6 होगा, 3 को 2 बार जोड़े तो भी क्या होगा? 6। ये दोनों तरफ से सही है। भाग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं लिखूं 4/2, तो आपको बहुत आश्चर्य वाली बात बताऊंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा इसमें कि 4/2 अंक को बड़ा कर देता हूं, 6/2। तो इस चिन्ह के हिसाब से समझिएगा, जैसे 6 आम है हमारे पास, और अगर इस दोनों चिन्ह को मैं हटा दूं तो कौन सा चिन्ह बनता है? घटाव का चिन्ह बनता है। अगर ये जो भाग के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं बिंदु जैसा, ये दोनों चिन्ह को हटा दूं तो क्या चिन्ह बनता है? घटाव का चिन्ह। हम ऐसा कहते हैं 6 आम में से 2 आम को बार बार के 2 चिन्ह दे दिए, बार बार घटाओ, तो घटाइए, चलिए 6 में आम में से 2 आम घटाइए, मतलब 2 आम लीजिए, उसमें से बार बार लीजिए, घटाइए, कितना बार लेंगे आप? 6 आम है हमारे पास, 6 आम है हमारे पास, 2 आम कितना बार लेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? 3 आएगा। तो चिन्ह भी बता रहा है क्या करना है आपको। 6 में से 2 को बार बार घटाइए, बार बार घटा, कब तक घटाइए? जब तक उत्तर आपका 0 या इस 2 से छोटा ना आ जाए, मतलब भाग की क्रिया के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से और भी देख सकते हैं, अगर हम लिखते हैं कि 12/3 लिख देते हैं, मतलब 12 आम में से 3 आम को बार बार घटाइए, तो आपको मिलेगा 4 मिलेगा, करके देख सकते हैं। लेकिन कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, सर 7/2 रहा तब हम क्या समझेंगे? 7/2 रहा तब हम क्या समझेंगे? 7 में से 2 को बार बार घटाइए, कितने बार घटेगा? 3 बार घटेगा। 7 में 2 हम कितने बार घटा? देखिए एक आम और बढ़ा देता हूं मैं, कितने बार घटा? देखिए ये 7 आम है, 1 2 3 4 5 6 7 आम है, मैंने 2 आम बार बार घटा है, घट गए, लेकिन अंतिम में कितना बच गया? तो अंतिम में आपके पास 1 आम बच गया, इसलिए शेष कितना बचेगा? शेष आपके पास क्या बचेगा? 1। अब भाग दे के दे सकते हैं, 7 को हम लोग जब 2 से भाग करते हैं तो 2 3 6 हो जाता है, और शेष कितना बचता है? 1 बचता है। लेकिन हम जब आज जो भाग हम जानते हैं, ये भाग जो हम जानते हैं, शुरू से ऐसा विद्वानों ने ही बताया है, पहले भाग को विद्वानों ने ऐसा समझा है, इस प्रकार से समझा है, बाद में से उन्होंने इस एल्गोरिथम, इसको एल्गोरिथम कहते हैं, एल्गोरिथम के रूप में लाया है उन्होंने, मतलब एक विशेष प्रक्रिया जिससे हम उत्तर को जान सकते हैं। अब यही बात संख्या में बहुत बड़ा कर दूं, 1,01,02,11/2 कर दूं, तो कब तक निकालते रहेंगे? तो उसके लिए एल्गोरिथम बनाया गया है, ये हमारे सहूलियत के लिए है, ठीक। तो जोड़ का मतलब क्या होता है? मिलाना। घटाव का मतलब क्या होता है? हटाना। गुणा मतलब क्या होता है? बार बार एक ही प्रकार की संख्या को बार बार जोड़ना। बार बार जोड़ना मतलब क्या है? एक ही प्रकार की संख्या को बार बार जोड़ना। गुणा मतलब ये होता है, गुणा का मतलब जोड़ना, बार बार जोड़ना होता है। तो घट, भाग का मतलब भी क्या होता है? बार बार घटाना। ध्यान देंगे, गुणा मतलब बार बार जोड़ना होता है, तब भाग का मतलब भी क्या होता है? बार बार घटाना। दूसरे का अपोजिट है, जैसे जोड़ का अपोजिट घटाव है, उसी प्रकार देखिए गुणा का अपोजिट क्या मिल रहा है? आपको भाग मिल रहा है। तो ये सामान्यतः हम जानते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या चारों संक्रिया अलग अलग है, तो इसको मेरे नजरिए से देखिए, 2-3 मतलब 2 में 3 को जोड़ दीजिए, 5 आ जाएगा। अब एक बार घटाव के लिए एक उदाहरण लेता हूं आपसे, थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं। मान लीजिए एक हॉल में 50 कुर्सी रखे हुए हैं, या दुकान जाते हैं, 100 रुपए का नोट हमारे पास है, हम कुछ राशन का सामान खरीदते हैं और 98 रुपए का सामान होता है हमारे लिए, तो शेष कितने बचेंगे? आप 100 रुपए देंगे तो दुकानदार को कितना लौटाएगा? कोई भी? 2 रुपए सर। 2 रुपए लौटाएगा। तो आपने जो बताया 2 रुपए लौटाएगा, आप घटा करके बताया या जोड़ के बताया? घटा के। क्या आपने दिमाग में ऐसा घटाया कि 100 रुपया मेरे पास है, 98 रुपया का मैंने सामान लिया, तो 10 में 7 गया 2 और 9 में 9 गया 30, ऐसा दिमाग आपका है क्या? क्या आपके दिमाग में ऐसा है कि 98 आपने 2 जोड़ दिया 100 हो गया? ऐसा है? कौन सा बात है आपके दिमाग में? जोड़ आया है सर पहले। जोड़ आया ना? जी सर। विनोद सर, आपके दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में घटाना ही आया सर। 90 तो चला गया, 10 में से अब 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अच्छा चलिए,
मतलब घटा करके आप जाने हैं। हाँ घटा के, क्योंकि हमको 98 रुपया देना है, 100 रुपए हम दे दिए, दुकानदार ने भले ही उसको जोड़ के हमको वापस किया। जी, जी, जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए घटाओ और अच्छी बात है, लेकिन अक्सर हमारे साथ क्या होता है, यदि मैं बताऊँ कि 88 रुपए का सामान हुआ, तो भी आप देखिए घटाएँगे नहीं बल्कि जोड़ेंगे 88 2 90 और 10 100 मतलब 12 रुपए हमको वापस लौटेगा। तो देखिए घटाव का प्रक्रिया भी देखिए कहीं-कहीं हम जोड़ के समझते हैं। जैसे 100 में 98 हुआ, हम तुरंत जोड़ 2 जोड़ लेते हैं, 100 तक पहुँचा देते हैं। तो देखिए घटाव भी एक प्रकार से जोड़ ही है। ऐसे जोड़ को हम पूरक जोड़ कहते हैं। मतलब घटाव को भी हम जोड़ के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास 50 कुर्सियाँ रखा हुआ है और 44 व्यक्ति बैठे हुए हैं, कितने कुर्सी खाली हुए? हम 44 में 6 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के जोड़ को हम लोग पूरक जोड़ कहते हैं। तो घटाव को भी हम लोग जोड़ के माध्यम से समझ सकते हैं। और गुणा तो जोड़ है ही, बार-बार जोड़ने की प्रक्रिया जोड़ ही है। तो देखिए जोड़ तो जोड़ ही है ही, घटाव भी जोड़ है। यहाँ पर देखिए जोड़ है, 2 में कितना जोड़ेंगे देखिए, इधर से तो हटाते हैं, 5 में से कितना 5 में से 2 हटाएँ कितना बचेगा 3, उसको उल्टा समझिए। 2 में कितना जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। प्रश्न भी यही पास है, उत्तर भी यही पास है। 2 में कितना जोड़े 5 हो जाएगा, तो 3 जोड़े 5 हो जाएगा। और भी देख सकते हैं 8 में से 2 घटाएँगे तो उसको उल्टा समझिए, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, उत्तर सही है। तो घटाव को हम जोड़ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो घटाव भी जोड़ है समझिए एक प्रकार से, गुना भी जोड़ है और भाग को समझता ही है। भाग का मतलब क्या हुआ? इधर से क्या बोलते हैं 6 में 2 को बार-बार हटाओ, 6 में 2 को बार-बार हटाओ, उल्टा समझते हैं। 2 को कितना बार जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 2-2 आम कितने बार जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2-2 आम हम 3 बार जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 3-3 आम कितने बार हम जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 3-3 आम हम यदि 4 बार जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। भाग भी जोड़ का ही रूप है। अगर ध्यान से देखिएगा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब कहीं न कहीं से जोड़ के बारे में बताते हैं। एकदम मूलभूत जो संक्रिया 4 तो होती है, लेकिन इसके और डीप में जाएँगे तो पता चलेगा एक ही संक्रिया होती है, वो संक्रिया जोड़ की संक्रिया होती है। तो डिस्टर्ब नहीं है, बहुत कह रहा लगी तो अब यही संक्रिया हम लोग किस पे देखेंगे? भिन्न पे देखेंगे। जोड़, घटाव, गुणा, भाग भिन्न पे देखेंगे। और जोड़ते समय जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है हमारे बीच में। एक प्रश्न मैं अभी लिख के आपको बताऊंगा और बताऊंगा ये सूत्र कैसे बनते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 1/2 धन 2/3, इसे हम कैसे हल करते हैं? कैसे हल करते हैं इसे? हम लोग क्या करते हैं 2 और 3 का लघुत्तम लेते हैं, ठीक। 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो जाता है। इस 2 से इसको भाग करते हैं, हर को हर से भाग करते हैं, उत्तर 3 आता है, उसको अंश से गुणा कर देते हैं। तो 3 धन, फिर इस हर को इस हर से भाग करते हैं, 3 से 6 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 7/6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं। बच्चे को जब हम ऐसा बताएंगे जोड़, ठीक है। और एक जोड़ दिखा रहा हूं, मान लीजिए 1/4 करते हैं और धन 2/4 करते हैं, तो इसका उत्तर कितना लिखते हैं हम लोग? 4 का उत्तर 4 ही आया और 1 धन 2 लिख देते ऊपर में और उत्तर कितना आ जाता है 3/4। यदि बच्चे को हम ऐसा बताते हैं, यदि भिन्न में कि भिन्न को ऐसा जोड़ा जाता है, तो बच्चे के मन में क्या-क्या सवाल आ सकते हैं? कोई बता सकते हैं? सर बच्चा पहले तो बोलेगा कि ऊपर वाला को सीधा जोड़ दो और नीचे वाला को सीधा जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा। अगर ये मैं हल ना करूं, हल किए बिना बच्चे से पूछो, बहुत अच्छा सर आपने मतलब शुरुआती स्टेज पकड़ लिया है। अगर मैं इस हल को ना लिखूं और बच्चे को जोड़ने के लिए कह दूं, बच्चा क्या करेगा? चलिए इसको करेगा तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे के हिसाब से 1/4 धन 2/4। इसको हम बोले चलो जोड़ के दिखाओ, बच्चा सीधा क्या करेगा 99% बच्चे ऊपर को जोड़ देंगे और नीचे को भी जोड़ देंगे। उत्तर क्या लिख देंगे 3/8। अब आपके पास दिखाने के लिए आएंगे कि मैडम या सर मेरा उत्तर कितना आया 3/8 आया। आप क्या बोलेंगे?
कि बेटा इसको ऐसे नहीं बनाते, ये गलत है। तो कैसे बनाते हैं मैडम? ऐसे बनाते हैं। तो बच्चा बोलेगा कि आपने तो ऊपर ऊपर में जोड़ दिया, नीचे क्यों नहीं जोड़ा? फिर हमारा जवाब क्या रहता है? यहाँ तो दिख रहा है ऊपर ऊपर को आपने जोड़ दिया, लेकिन नीचे को आपने 4 और 4 को 4 ही लिखा है। तो हमारा जवाब क्या रहता है? क्या देंगे हम जवाब बच्चे को? अब क्यों नहीं सर जोड़े नीचे? अब यहाँ हम उसको बोलते हैं, हम ज्यादा समझाते नहीं हैं, उसको सीधा बोलते हैं कि देखो ऐसे नहीं होता है, तुमको कुछ आता नहीं है, तुम ध्यान नहीं देते हो क्लास में, और तुमको लघुत्तम जब बताया था तो तुम लघुत्तम समझे नहीं, है ना, तुम उसका कॉन्सेप्ट जी, समझे जी, नहीं जी। कि भाई नीचे वाले को सिर्फ नीचे वाला ही लेंगे, लेकिन नीचे वाले को नीचे वाला ही क्यों लेंगे ये मास्टर क्यों साहब ने लेंगे? बताया नहीं। ये मास्टर साहब जी, ने जी। बताया नहीं, हालांकि उन्होंने चित्रों में बता दिया कि एक टुकड़ा लिया तो 1/4 हो गया, 2 टुकड़ा ले लिया तो 2/4 हो गया, लेकिन वो जब आपस में जुड़ते थे उस समय चित्रों से जोड़ना नहीं बताया उन्होंने। नहीं बताया उन्होंने, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। तो देखिए ये सवाल बच्चे के मन में आता है, और यदि इन सवालों के बारे में हम ये कह दें कि देखो यही नियम होता है गणित का, इसको ऐसे ही याद करो, इसको ऐसे ही बनाते हैं, ये नियम होता है। जैसे कि मैंने पढ़ा है, मैं अपने शिक्षक की बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शिक्षक ने जो कहा था वो मैं जानता हूँ, मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि ये गणित का नियम है, इसको ऐसे ही बनाया जाता है, आप लोग याद कर लो। ठीक है? भाग भी देते हैं हम लोग, 266 या 67 है, भाग देते हैं, फिर बाएं तरफ से भाग देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जोड़ते हैं तो इकाई की तरफ से जोड़ते हैं, घटाते हैं तो इकाई की तरफ से घटाते हैं, गुना करते हैं तो इकाई की तरफ से गुना करते हैं। लेकिन जब भाग करते हैं तो मतलब ये सब काम दाहिनी ओर से करते हैं, लेकिन भाग का काम हम बाईं ओर से करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, क्यों करते हैं? क्या उसे हम दाहिनी ओर से कर सकते हैं? क्यों नहीं करते दाहिनी ओर से? कभी अगला क्लास में बताओ इस बात को, लेकिन आप लोग सोचिए कभी कि जोड़ का काम, घटाव का काम और गुना का काम हम दाहिनी ओर से करते हैं, जबकि भाग का काम हम बाईं ओर से करते हैं। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है सर कि बांटने के लिए पहले हम छोटे क्रम से बांटना चालू करते हैं, और छोटा जब बढ़ जाता है तो बड़े को हम टुकड़ों में तोड़ करके हम उसको बांट सकते हैं। अगर बड़े बड़े को बांट दें, पहले बांट दें, तो फिर वो छोटे को बड़ा नहीं किया जा सकता। चलिए बहुत बढ़िया सर। देखिए बांट सकते हैं सर, इसको भी बांट सकते हैं, 200 और 60 और 7 में बांट सकते हैं। और सोचिए सर, विनोद सर, और सोचिएगा कि बड़े तरफ से क्यों करते हैं। बाद में अब आपको बता दूंगा कि मैं इधर से भाग दे सकता हूँ, मैं आपको इधर से भाग दे के बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोग सोचिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, उसमें देखिए बच्चे के लिए और स्वयं के लिए भी सरल विधि यही होता है कि जैसे बड़े को जैसे 100 को बांट दिए तो 2 हमारा बच गया है, तो 2 को 100 में हम किस तरीके से बांटे, इसलिए 2-2 की संख्या में अगर करें तो 100 को छोटी इकाई में हम तब्दील कर सकते हैं, पर उसको सैकड़ा में 2 को तब्दील नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से बस इतना ही है सर। चलिए थोड़ा सा उनको बदल दिया सर, 268 लिख दिया मैं इसको, ताकि थोड़ा सरलता आ जाए। इसका मतलब क्या है सर, 268 कोई वस्तु अपने पास दो बार कितने बार, मतलब दो करके कितने बार निकाल सकते हैं, मतलब ये हुआ जैसा मैं अभी देखा। इसको यदि हम तोड़ दे 200 धन 60 धन 8, तोड़ देंगे हम इसको, 268 को 200 धन 60 धन 8 में तोड़ देंगे, तो देखिए अब 200 में से 2 निकालिए, 100 बार निकलेगा। 60 में से 2 बार निकालिए तो 30 बार निकलेगा, और 8 में से 2 बार निकालिए तो 4 बार निकलेगा। उत्तर कितना होगा आपका? 134। अब भाग करके देखिए, इसको भाग करके देखिए, 268 को 2 से भाग करके देखिए, 2 एकम 2, 6 उतरा, 2 तिया 6, 8 उतरा, 2 चौके 8, उत्तर आपका 134 क्या है देखिए। तो मैंने तो इधर से ही बांट के दिखा दिया सर, यहाँ से भी देखिए, 200 से भी 2 निकाल सकते हैं, 60 से भी 2 निकाल सकते हैं, 8 से 2 निकाल सकते हैं। जो हम परिभाषा जानते हैं 2 का मतलब भाग का, उसके साथ देखिए। ठीक है, तो चर्चा करेंगे, इसको ही बस रोकते हैं हम लोग, सोचने के लिए छोड़ देता हूँ आप लोग के लिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर हम बच्चों को ये कह दें कि ये नियम होता है ऐसा, और तुमको ये याद करना पड़ेगा, लघुत्तम भी लेते हैं, फिर बच्चा बोलता भाई लघुत्तम क्यों लेते हैं, महत्तम क्यों ले लिए, तो हमारे पास जवाब नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमको उनको बताना पड़ेगा कि ये बने कैसे हैं, इसका उत्तर कैसा है। जब तक हम इसको मूर्त वस्तुओं के माध्यम से नहीं बताएंगे तब तक बच्चों को समझ नहीं आएगा। हम ऐसा कह सकते हैं, इसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं।
आप लोग अभी पढ़ ही चुके हैं या बच्चा जान चुका है कि 1/4 का मतलब क्या होता है, 2/4 का मतलब क्या होता है। वो देख रहा है कि हर इकाई के कितने टुकड़े करने हैं, 4-4 टुकड़े करने हैं। चलिए करते हैं। हर इकाई के हमें कितने टुकड़े करने हैं, 4-4 टुकड़े करने हैं। 2 इकाई ले लीजिए, इसके लिए 1 इकाई ले लिया हम लोगों ने और इसके लिए 1 इकाई ले लिया हम लोगों ने। हालांकि 1 इकाई भी बता सकते हैं उसको, लेकिन चलिए मैं 2 इकाई ले लेता हूँ। हर इकाई कितने टुकड़े करने हैं, 4 बराबर टुकड़े करने हैं। चलिए मैंने 4 बराबर टुकड़े कर दिए। ठीक, ये क्या कहता है कि इस इकाई के कितने टुकड़े लेने हैं, हमें 1 टुकड़े लेने हैं। 1 टुकड़े हम लोगों ने ले लिए। ठीक है, इस इकाई के लिए क्या बोलता है, क्या कह रहा है ये कि 4 बराबर टुकड़े में से या 4 बराबर हिस्से में से 2 हिस्से को लीजिए। तो चलिए हम लोगों ने 2 हिस्से ले लिए, ये दोनों हिस्से हम लोगों ने ले लिया। अब क्या ये क्या कहता है कि इन हिस्सों को मिलाओ। चलिए मिलाते हैं, तो मिलाए क्या होगा, मिलाए तो क्या होगा। चलिए एक रोटी ही मैं बनाता हूँ, ये रोटी समझिए। इसे 4 बराबर भाग में तोड़िए। मिलाना है, कैसे मिलाएंगे, इस हिस्से को ऐसे ही हम लेते हैं। ठीक है, अब मिलाए क्या करेंगे, इस हिस्से को उठा के यहाँ रखेंगे तो ये हिस्सा बन जाएगा। इस हिस्से को उठा के यहाँ रखेंगे तो ये हिस्सा बन जाएगा। तो देखिए ये कितना था, 4 भाग में से 1 भाग था धन। ये कितना था, 4 भाग में से 2 भाग था। दोनों को हम लोगों ने मिला दिया, एक ही जगह मिला दिया, या समझिए इसको उठा के आपस में रख दिया है। तो कितना भाग आपको छायांकित दिख रहा है। थर्मोकोल की मदद से करें तो और बहुत अच्छा होगा। ये लाल कलर का है, ये पीला है, नीला है, उसको उठा कर रखेंगे तो बच्चा को अलग अलग दिखेगा। कितना दिख रहा है, 4 भाग में रोटी बटा हुआ है, थर्मोकोल बटा हुआ है और उसका 3 भाग हमको छायांकित दिख रहा है। या जो हम लोगों ने लिया है वो कितना है, 3 भाग को लिया है। तो कितना आ गया देखिए, 1/4 धन 2/4 बराबर कितना है, 3/4। ऐसा कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, 6 के लिए बता सकते हैं, 6 बराबर हिस्सों के लिए बता सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल दे दिए। कई एग्जाम्पल देने के बाद आप ये निष्कर्ष निकालिएगा, उससे बताइएगा कि देखिए हम जितने बार भी जोड़ है, नीचे नीचे का नहीं जुड़ता है, सिर्फ कहाँ का जुड़ रहा है, ऊपर का जुड़ रहा है। 6 के लिए भी आप जब देखें गैस करके, जैसे देखिए हमारे पास 6 बराबर हिस्से हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि 2/6 या 2/5 भी ले सकते हैं, 2/6 धन 3/6 कितना होगा। चलिए पहले आप चित्र के बाद आप समझाएं, क्योंकि सीधे आप हल करना शुरू करें तो बच्चों को कभी समझ नहीं आएगा। तो 2/6, चलिए 6 भाग कर, हमेशा बराबर भाग कीजिएगा, बराबर वाली चीज को कभी हमें नहीं भूलना है। तो 2/6 मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बच्चे को समझ आए तो एक ही चित्र बता सकते हैं। 2/6 मतलब क्या हुआ, 6 बराबर भागों में बटा हुआ 1 इकाई, उसमें से हम लोगों ने 2 इकाई को लिया। चलिए हम लोगों ने 2 इकाई को ले लिया, तो ये भाग कितना हो गया, ये भाग कितना हो गया, ये भाग 2/6 हो गया। अब अगला क्या बोलता है कि एक इकाई के फिर कितने टुकड़े करेंगे, 6 टुकड़े। ये 6 टुकड़े है अपने पास, उसमें से कितने भाग को लेंगे, 3 भाग को लेंगे। तो चलिए 3 भाग को लेते हैं, थर्मोकोल की मदद से भी कर सकते हैं। 3 भाग को हम लोगों ने ले लिया, तो कुल कितने जोड़ है, मतलब कुल मिला के कितने भाग हुए, कुल मिला कितने भाग हुए, तो 6 भाग में ये टूटा हुआ है। खेत का क्यारी भी हो सकता है, मान लीजिए खेत को हम लोग 6 भाग, या थर्मोकोल बना सकते हैं। उसमें से देखिए पहले हम लोग 2/6 लिया और अब कितना लिया हम लोगों ने, 3/6 लिया। कुल कितना हो रहा है, 6 भाग में कुल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है, 5/6 का आएगा। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने 2/6 लिया था, उसमें से 3/6 को मिला दिया, तो कितना दिख रहा है, चित्र में कितना दिख रहा है, 5/6 दिख रहा है। यहाँ में हम क्या देख रहे हैं कि नीचे नीचे का 6 ही रह जा रहा है, 4 ही रह जा रहा है, ऊपर का तो जुड़ जा रहा है, 2 धन 3 5 आ जा रहा है, और 1 धन 2 कितना जा रहा है, 3 आ जा रहा है। कई उदाहरणों से बच्चों को ये समझ में आएगा कि नीचे का क्यों नहीं जुड़ता है, ऊपर का जुड़ जाता है, लेकिन नीचे का क्यों नहीं जुड़ता है। अब उसे चित्र से समझ में आ गया है, वो समझ गया कि नीचे क्यों जुड़ता है, क्योंकि नीचे में क्या होता है, हर इकाई के बराबर हिस्से। तो हर इकाई के बराबर हिस्से 4 ही तो है, वो कभी बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे। यहाँ हर इकाई के 6 हिस्से हैं, वो कभी बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे। इसलिए हर के हिस्से कभी नहीं बदलते हैं। किसके हिस्से बदलते हैं, अंश के हिस्से बदलते हैं। तो समझ जाएगा, और फिर वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि नीचे क्यों नहीं जुड़ा। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत सीधे अंकों से कर देते हैं, इसलिए बच्चों को भ्रम होता है। शुरुआत आप चित्रों के माध्यम से कीजिए, इस प्रकार से कीजिए, तो बच्चा समझ जाएगा। या नहीं समझ आप बता सकते हैं कि देखो इसमें क्या हो रहा है, 4 नहीं जुड़ा है, लेकिन 2 और 1 अंश जुड़ जा रहा है, हर क्यों नहीं जुड़ रहा है, हम चित्र में समझ चुके क्यों नहीं जुड़ रहा है।
क्योंकि क्या है, वो हर इकाई के हिस्से को बताता है। और यहाँ पर जितने भी इकाई लिए हैं सबके कितने हिस्से, 4 हिस्से हैं, वो कभी नहीं बदलेगा। ये हुआ जोड़। अब जब हम ये वाला सवाल दे देते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, तो पैटर्न क्या हुआ, क्या पैटर्न मिला हमको कि नीचे में हर बराबर हो। पैटर्न क्या क्या पैटर्न मिला कि नीचे में यदि हर बराबर हो तो ऊपर संख्या जुड़ जाता है। जहां नीचे में हर बराबर था तो ऊपर संख्या जुड़ जाता है। हर बराबर कब आता है, जहां पर अब यहाँ पर बात डाल सकते हैं कान में कि 4 और 4 का लघुत्तम लेके देखो, तो 4 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, निकाल के देखिए, 4 ही आएगा। एक बच्चे के दिमाग में आप नहीं समझ पाता है तो कान में डाल दीजिए कि 4 और 4 का लघुत्तम कितना आया, 4 आया। देखिए हम शुरुआत कर दिया, अपने सूत्र बनाने की शुरुआत हम कर चुके हैं। 4 और 4 का लघुत्तम कितना आया, 4 आया। लघुत्तम से बना देखो कितना उत्तर आता है, तो जब बच्चा लघुत्तम से बना देखे कितना उत्तर आएगा उसका, 3/4 आएगा। ये बात कान में डाल दिया। आगे चलिए, हम इस सवाल को देखते हैं। हम इस सवाल को जोड़े बोलेंगे तो बच्चा कैसे जोड़ेगा, 1/2 हम 2/3 बच्चा कैसे जोड़ेगा। अब बच्चे के दिमाग में आ चुका है कि सर पहले जब बता रहे थे तो हर इकाई के बराबर हिस्से थे, लेकिन यहाँ पर हर इकाई के क्या बराबर हिस्से है। बच्चा खुद ही बोलेगा सर इसको जोड़ने में दिक्कत हो सकता है, यहाँ पर तो हर इकाई के बराबर हिस्से है ही नहीं, हम कैसे जोड़ेंगे। तो आपने पहले जो बताया था उसमें हर इकाई के बराबर हिस्से थे, यहाँ तो है ही नहीं, तो कैसे किया जाए। जब तक हम बराबर हिस्से नहीं करें तब इसको जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चा पहले से समझ चुका है पिछले उदाहरणों से, उसने देखा है कि हर इकाई के बराबर हिस्से हुआ करते थे। लेकिन यहाँ इस इकाई के 2 हिस्से हैं और इस इकाई के 3 हिस्से हैं। अब इस इकाई के जो हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से हैं, उसे बराबर करना हो तो हम कैसे करेंगे। आइए देखते हैं, इसका मतलब देखते क्या है। 1/2 का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार चित्र से बताता हूं। 1/2 मतलब एक इकाई है जिसके 2 हिस्से हैं, 2 बराबर हिस्से हैं। हमेशा बराबर हिस्से का प्रयोग जरूर कीजिएगा। 2 बराबर हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा को मैंने लिया, तो कितना कहलाया, ये जो छायांकित भाग कितना कहलाया, 1/2, 2 हिस्से में से हिस्सा लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक उसी टाइप की इकाई लेते हैं हम लोग, एक अलग इकाई लेते हैं जिसके 3 बराबर हिस्से करते हैं। उसमें कितने हिस्सों को लेते हैं, 2 हिस्सों को लेते हैं, कहीं कभी 2 हिस्सा ले सकते हैं। चलिए इन 2 हिस्सों को ले लेते हैं हम, तो कितना हो गया, ये 2/3 हो गया। 3 हिस्से में से 2 हिस्से लिया। अब इस समय मिलाना हो तो मिला पाएंगे क्या, ये लकड़ी का मैं थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये जितना बड़ा ब्रेड ये है उतना ब्रेड समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप लोग बड़ा दिखे, इकाई उतना ही बड़ा लेना है आपको, ताकि टुकड़े बराबर हमको करने में सहूलियत हो। जितनी बड़ी इकाई ये है उतनी बड़ी इकाई, मतलब 2 ब्रेड है हमारे पास। एक ब्रेड के हम लोग 2 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा लिया। एक ब्रेड के हमने 3 हिस्से किए, उसमें 2 हिस्सा लिया। अब इससे हमें मिलाना हो, कैसे मिलाएंगे भाई, ये तो तभी मिलेगा जब इसका हिस्सा इसके हिस्से के बराबर हो, चाहे इसका हिस्सा इसके हिस्से के बराबर हो। भाई इसको उठा के हम रखेंगे, कहाँ रख पाएंगे, क्योंकि ये हिस्सा अलग दिख रहा है, ये हिस्सा अलग दिख रहा है। और हम अभी सीख चुके हैं कि हर इकाई के जो हिस्से होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो कैसे करें, तो अगर इसके हम 2 हिस्से कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके अगर हम 2 हिस्से कर देते हैं, अब ये कितना बन गया देखिए। अगर इसका हम 2 हिस्से कर देते हैं तो कितना बन गया, कुल कितने भाग हो, कुल कितने बराबर भाग हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 बराबर भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 6 बराबर भाग हो गए। उसमें छायांकित भाग कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है। तो जो पहले 2/3 दिख रहा था वही आपको क्या दिख रहा है, 4/6 दिख रहा है। इसे तुल्य भिन्न भी कहते हैं। एक और नाम आ गया आपके बीच में, इसे हम लोग तुल्य भिन्न कहते थे। जितना बड़ा हिस्सा को पहले हम लोग 2/3 कह रहे थे, उतना ही बड़ा हिस्सा अब क्या दिख रहा है, 4/6। ये तुल्य भिन्न कहलाता है। इसे भी चलिए 3 भाग बांट देते हैं, जो बांट रहे हैं थोड़े समझ आएगा।
इसे भी हम 3 बराबर भागों में बांट देते हैं इसे करके। तो अब जो भाग 1/2 दिखाई दे रहा था पहले, अब वो कितना दिखाई दे रहा है? कुल कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। उसमें से कितने भाग को ले कितने भाग छाड़ के दिख रहे हैं हमारे लिए? 1 2 3। तो क्या हो जाएंगे? 3/6। तो 6 भाग में से 3 भाग हम ले रहे हैं। तो जो जितनी बड़ी इकाई, जितना बड़ा हिस्सा जो 1/2 के रूप में दिखाई दे रहा था, वही हिस्सा अब कितना दिखाई दे रहा है? 3/6। ये भी तुल्य भिन्न होगा। तुल्य भिन्न तभी मैं बताना भूल गया था, चलिए आ गया हमारे बीच में। तो देखिए 3/6 1/2 का तुल्य भिन्न है। 4/6 2/3 का तुल्य भिन्न है। और भी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। इसको कई बराबर भाग, जितने बराबर भाग बांटते हैं उतना आपको तुल्य भिन्न मिलते जाएगा। तो यहाँ पास 1/2 का तुल्य भिन्न 3/6 है। तो 3/6 को तुल्य भिन्न बोलते हैं और इसके सापेक्ष 1/2 को सरलतम रूप बोलते हैं। 2/3 को सरलतम रूप बोलते हैं और 4/6 को तुल्य भिन्न बोलते हैं। 2/3 का तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न आप समझ गए किसको बोलते हैं। अब देखिए जो पहले 1/2 था वो अब कैसा दिखाई दे रहा है हमको? 3/6। जो पहले 2/3 था, जो हिस्सा पहले 2/3 था, वो अब कैसा दिखाई दे रहा है? अब कैसा दिखाई दे रहा है आपको? 4/6 दिखाई दे रहा है। इधर जोड़ है तो हम जोड़ लगा देंगे। अब बच्चों क्या दिख रहा है कि अब हर इकाई के हिस्से बराबर होंगे। देखिए ये इकाई मैंने लिया था, उसमें 1/2 लिया था। ये दूसरी इकाई लिया था, इसमें मैंने 2/3 लिया था। ठीक है, इसमें मैंने 2/3 लिया था। मैंने इसके हिस्से को बराबर करने की कोशिश किया, क्योंकि जोड़ में ये नियम है, हम लोगों ने पहले उदाहरण से देखा है कि उसके हर इकाई के हिस्से बराबर होने चाहिए। तो जो पहले 2 टुकड़ों में था उसे मैंने 3 टुकड़ा कर दिया, तो ये 3/6 मिला। जो पहले आपको 2/3 भाग मिला था उसे हमने 2 टुकड़ा कर दिया, तो वो 4/6 मिला। तो अब जहाँ 2/3 लिखा है वापस 4/6 लिखेंगे, जहाँ 1/2 लिखा है वापस 3/6 लिखेंगे। चित्र में दिख रहा है। अब चूंकि इकाई बराबर थे, ये टुकड़े भी बराबर होंगे, ये टुकड़े भी बराबर होंगे। अब जब इसे हम रखेंगे, अब इसे जब हम मिलाएंगे तो कितना टुकड़ा मिलेगा आपको? कितना टुकड़ा मिलेगा आपको? आप देख सकते हैं। अब बच्चा ही बता देगा आपको कि सर या मैडम अब तो हर इकाई के बराबर टुकड़े हो गए। इससे 6 तो 6 ही रहेगा और 3 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा? 7। देखिए हर इकाई के 6 टुकड़े, यहाँ देखिए इसमें भी दिख रहा है हर इकाई के 6 टुकड़े हैं, इसमें भी दिख रहा है हर इकाई के 6 टुकड़े हैं। लेकिन कितने टुकड़े छायांकित है, कितने टुकड़े हम मिलाना चाह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 टुकड़े हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 7/6 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 धन 2/3 का उत्तर क्या होगा? 7/6 होगा। और एक 2 उदाहरण ऐसा बता दी चित्र के माध्यम से। फिर बच्चा बताइए कि पहले तुमने लघुत्तम के माध्यम से 1/4 धन 2/4 बराबर 3/4 जब आपने सीखा था, तो लघुत्तम के माध्यम से भी हल किया था। क्या ये भी लघुत्तम के माध्यम से हल हो रहा है? तो बच्चा हल करके देखेगा हल हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि लघुत्तम सामर्थ्य वो जानता है। और हल करके देखेगा तो निश्चित रूप से उसको 7/6 मिलेगा। तब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि लघुत्तम ही क्यों लेते हैं, महत्तम क्यों नहीं लेते हैं। स्पष्ट है मेरी बात? सर स्पष्ट है बिल्कुल। हमारे पास 6 मिनट का समय और है इस सेशन में। एक सवाल है, जी जी जब जी बच्चा 1/2 लिखने के लिए 1 यूनिट के 2 टुकड़े कर लेता है और उसी तरह जब दूसरी ओर जाता है तो 3 टुकड़े करके 2/3 के लिए 2 हिस्से शेडिंग कर लेता है, तो वहां पे जी सर, जी सर। वो 6 को प्राप्त करने की कोशिश क्यों करता है? हाँ सर, ये बहुत अच्छा सवाल है सर। मैं समझा था बीच में मैंने मुझसे ये बात निकली, इसलिए कोशिश करेंगे क्योंकि हमें जब भी जोड़ना है तो हर हिस्से के बराबर, हर इकाई के बराबर हिस्से होने चाहिए। जब भी हम जोड़ेंगे तो हर इकाई के बराबर हिस्से होना चाहिए। तो हम 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 का जो चित्र बना हुआ है, मान लीजिए जैसा मैंने बनाया था 1/2 था, और दूसरा मैंने इकाई उतनी बड़ा इकाई लिया था, उसके मैंने ये 1/2 था और ये हिस्सा मिला के 2/3 था। तो बच्चा को हम ये कह सकते हैं कि आप इसमें क्या करोगे कि इसके भी बराबर ही जितने हिस्से इसमें हो उतने हिस्से इसमें भी हो। हम एक बात कर सकते हैं बच्चों से कि आपको वर्क करने को दे सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके भी इसमें जितने हिस्से हो उतने हिस्से इसमें भी हो। तो बच्चा 2-4 बार गलती करेगा, इसको 2 टुकड़ा कर देगा, इसको 3 टुकड़ा कर देगा, बहुत सारी गलती करेगा, कई बार करेगा, फिर बाद में नहीं समझ पाएगा तो हम समझाएंगे, या फिर बच्चा कर लेता है
हम बच्चे की क्षमता को कम नहीं आंकेंगे। बच्चा कर लेता है तो करके देख सकेगा कि अगर इसके हमें 3 हिस्से कर देते हैं हम इसके, और इसके हम 2 हिस्से कर देते हैं, इसके भी 6 हिस्से हो जाते हैं, इसके भी 6 हिस्से हो जाते हैं। इससे कम बराबर हिस्से प्राप्त होंगे ही नहीं। बच्चा कई बार करके देखा, आप उसको फ्री कर दीजिए करने के लिए, कि आप कोशिश करो कि ये हम लोगों ने आपको जो दिया है 1/2 और 2/3, उसको आप बराबर हिस्से में बाँट के दिखाओ। बच्चा कई बार कोशिश करेगा। हो सकता है कि 10 बच्चे में 1 बच्चा सक्सेस हो जाए इसको करने में। बिल्कुल सर, स्पष्ट है, मतलब उनको प्रयोग करने के लिए देना चाहिए और उसके दे बाद ही देना आगे चाहिए, बिल्कुल बढ़ना सर। चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी सर, सर। स्पष्ट है। जी सर, तो फिर इस प्रकार से बच्चे सीख जाएँगे कि जोड़ कैसे किया जाता है। ऐसे भिन्न 2 प्रकार भिन्न में बताया, ऐसे भिन्न बताया जिसमें हर बिल्कुल समान थे, और ऐसा भिन्न बताया जिसमें हर असमान थे। दोनों को बच्चा करके सीख गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में सिखाइए, लेकिन हमेशा वस्तु के सहारे सिखाइए, तो बच्चा बिल्कुल कभी सवाल नहीं पूछेगा कि लघुत्तम क्यों लेते हैं। ठीक है? और इसके बाद आप बताइएगा कि अब हम आगे जब हल करेंगे, क्योंकि अब ये सूत्र के रूप में बच्चे के दिमाग में आ गया कि सर जितना भी बता रहे थे, चित्रों के माध्यम से बताया, जितना भी बताया, हम लोगों ने देखा है, करके देखा है कि लघुत्तम लेने से बन जाता है। 8-10 सवाल को आप चित्रों के माध्यम से बता दीजिए, बच्चों को भी करने के लिए बोलिए। बच्चा जब खुद से करके देखेगा, तो समझ जाएगा कि इसे हम लघुत्तम लेके बना सकते हैं, और हम बताएँगे कि यदि हम लघुत्तम लेके बनाते हैं, तो इतना चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम चित्र इसलिए बना के बताते हैं, या थर्मोकोल इसलिए लेते हैं, वस्तु इसलिए लेते हैं कि बच्चे में वो समझ विकसित हो कि इसका मतलब क्या है? 1/2 धन 2/3 का मतलब क्या है? इसका उत्तर 7/6 आया, उसका मतलब क्या है? मतलब समझाने के लिए हम लोगों ने मूर्त वस्तुओं का सहारा लिया। बिल्कुल लेकिन सर। अब 1 मिनट सर, हाँ, अब हम बच्चों को कहीं दिमाग में फिट करेंगे कि अगर हमें इन प्रश्नों को जल्दी-जल्दी हल करना है, केवल चित्र बनाते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे हमें मान लीजिए 1/2000 लिख दिया, धन 2000 लिख दिया, धन 2/3 करोड़ लिख दिया, इसे चित्र में कैसे प्रदर्शित करेंगे? क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है। तब इन सवालों को हम कैसे बनाएँगे? तो हमारे पास अब सूत्र बन चुका है कि इसका लघुत्तम लेके हमको बनाना है। तो बच्चा समझ जाएगा कि समझने को हम समझ चुके हैं कि इन प्रश्नों को लघुत्तम से भी हल किया जा सकता है, और फिर हम बताएँगे कि बड़े-बड़े प्रश्नों को अब हल करने के लिए आप सूत्र का प्रयोग कीजिए। चित्र छोटे प्रश्नों के लिए था ये, या कम अंक के प्रश्नों के लिए था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल भिन्न का जोड़ के रूप में देखा था। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बार बस फीडबैक, हमारे पास 2 मिनट का समय है। जी सर, सरिता मैम और संतोष सर, अगर आप थोड़ा-सा आज के सत्र के बारे में फीडबैक बताएँगे? सरिता मैम। हाँ आज हेलो। हाँ, बोलिए सर बोलिए। हाँ सर, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा लेट में जुड़ा हूँ, और जितना समय जुड़ा हूँ बहुत अच्छा सरल भाव से समझाया सर ने, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे शुरू से जुड़ना था, कुछ काम था इसीलिए मैं नहीं जुड़ पाया, वही लगा, लेकिन बहुत अच्छा रहा सर बिल्कुल, क्लास सर बिल्कुल, जी कोई का। बात नहीं सर, हम रिकॉर्डिंग आपके लिए शेयर करेंगे। धन्यवाद जी सर। सर। मैं सरिता मैम आपसे भी जानना चाहूँगा, आपने कितना समझा इस सेशन को? हेलो, हाँ मैम। आवाज आ रहा है सर? हाँ, आ रही है। बहुत अच्छे से समझ में आया सर, मतलब पहले नहीं, ये सब हम लोग नहीं जानते थे सर, पर सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और कुछ को मैं मिस कर दी सर, वो बच्चे की तबीयत खराब है ना, तो वो रो रहा था तो। नहीं बिल्कुल मैम, ये मैं इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि कई बार हमें मतलब बचपन की कई सारी चीजें छूट गई हैं जिन्हें हमें खुद भी सीखने की जरूरत है। तो सर ने आज उस तरीके से चीजों को उठाया है, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग और गंभीरता से इसको सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, जो छूट गया उसको जरूर देख लिया करें ताकि कुछ छूटे नहीं। विनोद सर जी सर। 20 सेकंड में संजय सर को आप धन्यवाद देंगे, समय खत्म होने वाला है। जी सर, धन्यवाद